नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ जो कि पीएससी पार्ट 3 का पेपर 6 बोले तो मॉडर्न अलजेब्रा का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा के एक बेहतरीन से वीडियो लेक्चर जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 का पीवाईक्यू ओल्ड सेशन वाले के लिए। 21 का पीवाईक्यू का ये लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था 1 to 4 तक क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे 5 to 12, यानी कि आज कंप्लीट करेंगे हम लोग 2021 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस करा था, इसका लेक्चर 1 जो हम लोग का था लेक्चर 1, उसके अंदर में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक डिस्कस करा था। तो विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताया चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है, हमारा जो है प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। इस ऐप पर आपको 11 12 के और बीएससी के सारे कोर्सेस अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है। और इस ऐप पर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास दोनों अवेलेबल है। जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आपको नीड हो उस हिसाब से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हर कोर्स में डेमो क्लासेस अवेलेबल है और कभी भी आप चाहो तो टीचर्स के साथ चैट कर सकते हो, जैसे व्हाट्सअप खेलते हो वैसे, लेकिन यहाँ पर ऐप के थ्रू आप चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं। और बुक्स का, पीवाईक्यू का और यूट्यूब पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उस सब का पीडीएफ आपको हमारे इसी ऐप पर देखने को मिलता है। अगर आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है 9155545177। कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 5 का ए है। सर यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि यूक्लिडियन रिंग को डिफाइन करिए, उसके बाद प्रूफ करिए रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग। मतलब आपको यहाँ पे यूक्लिडियन रिंग का डिफिनीशन देना है, उसका ये प्रूफ करना है कि रिंग जो है, पॉलिनोमियल रिंग जो है वो यूक्लिडियन रिंग ऑफ पॉलिनोमियल जो वो यूक्लिडियन रिंग को फॉलो करता है, मतलब उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले यूक्लिडियन यहाँ पर जो है रिंग को डिफाइन करेंगे, या फिर सीधा रिंग बोलिए। यूक्लिडियन डोमेन भी कह सकते हैं, यूक्लिडियन रिंग भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है डिफाइन यूक्लिडियन डोमेन, तब भी यही डिफिनीशन चलेगा, रिंग है तब भी यही डिफिनीशन चलेगा। क्या है सर? डी अपने पास में इंटीग्रल डोमेन है, या फिर आप इसको रिंग भी कह सकते हैं, रिंग या इंटीग्रल डोमेन। डी इज सेड टू बी यूक्लिडियन डोमेन या यूक्लिडियन रिंग इफ देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग डी मतलब फंक्शन डी है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ डी इनटू द सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट। मतलब कहता है कि डी एक फंक्शन है जो डिफाइन करता है किस चीज पर, डी एक फंक्शन डिफाइन करता है नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी टू सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब डी एक मैपिंग है, एक फंक्शन है जो डिफाइन करता है कहां से कहां तक, सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ डी का नॉन जीरो एलिमेंट्स को पकड़ना है, और कहां तक चलेगा सर? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तक। मतलब यहां पर ये समझ के चलिए कि भाई साहब आपको एक फंक्शन कंसीडर करना है जो कि कुछ इस प्रकार से अपने पास डिफाइन कर रहा होगा। किस प्रकार से सर डिफाइन कर रहा होगा? नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी से लेकर के नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तक एक फंक्शन से एफ लेते वैसे फंक्शन है। ध्यान रखें डोमेन और रिंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आप सेम डिफिनीशन इस्तेमाल करिएगा। अब कंडीशन क्या है इसमें सर कि ए और बी दो एलिमेंट्स है सर डी का, दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट्स है, दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट्स है, मतलब जीरो नहीं है। तो उस केस में डी ए इज लेस देन इक्वल टू डी ए बी। डी ए का जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू कितना होगा सर? डी ए बी होगा। और दूसरा कंडीशन है कि अगर हम डी का एलिमेंट पकड़ते हैं ए और बी, दोनों का दोनों जीरो नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर इन डी। क्यू और आर जो है दो नंबर जो है डी का होगा, इस प्रकार से होगा कि भैया ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे होगा? तो बी से जब ए में डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्यू आएगा, रिमाइंडर आर होगा, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर मतलब डिवीजन एल्गोरिथम से लिखा गया है। तो इस केस में या तो रिमाइंडर जीरो होगा
या फिर डी आर लेस देन होगा डीबी से, रिमाइंडर 0 होगा या फिर डी आर लेस देन होगा डीबी से। और इस यूक्लिडियन डोमेन या यूक्लिडियन रिंग को हम लोग डिनोट करते हैं डी प्लस इंटू एफ, डी प्लस इंटू एफ। एफ यहाँ पर फंक्शन है, एफ यहाँ पर क्या है सर, फंक्शन है। ठीक है, चलिए सर अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट इसका क्या था कि रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड इज यूक्लिडियन डोमेन। तो हमें यहाँ पर से जो है एक फील्ड कवर कर लेना है, फील्ड ले लेना है एफ। और हम लोग जानते हैं कि जो भी फील्ड होता है वो सब एक इंटीग्रल डोमेन होता है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब एफ इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन, यानी कि जो फील्ड आप कंसीडर कर रहे हैं वो यूक्लिडियन डोमेन है। तो यहां पर एफ एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। एफ एक्स जो है क्या है सर, फील्ड एक फंक्शन के रूप में है बस। अब देखिए फॉर एनी, नाउ अब बात करेंगे फॉर एनी टू नॉन नेगेटिव पॉलिनोमियल्स एफ एक्स एंड जी एक्स, सॉरी नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स। हमने यहां पर से क्या किया कि दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स पकड़ लिया, एक का नाम एफ एक्स है, दूसरा का नाम जी एक्स है। इन एफ एक्स मतलब एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल का कलेक्शन वाला फील्ड है। एफ जो है फील्ड है। एक्स लिख दिया मतलब क्या चाहिए, ये फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए। हम यहाँ पर दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं, मतलब जीरो नहीं है, दोनों के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट है, किसका, एफ एक्स का। और डिग्री इस प्रकार से लिया है, डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस में डिग्री ऑफ एक्स। आप जानते भी होंगे कि जब दो पॉलिनोमियल को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये समझ लीजिए कि x का हाई, इसका डिग्री कितना है सर 2, इसका डिग्री कितना है 4 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कितना आ जाएगा सर 6। तो डिग्री कहाँ से मिलता है सर, डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होगा वो डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। वैसे भी इंटू में पावर ऐड होता है, पावर को ही हम लोग डिग्री कहते हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो इक्वल टू होगा कितना, डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू डिग्री ऑफ जी। डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि नॉन जीरो पॉलिनोमियल था तो कुछ ना कुछ टर्म होगा, या तो डिग्री 0 होगा तो कांस्टेंट टर्म होगा, अगर डिग्री 0 नहीं होगा तो 1 होगा, देखिए 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भाई साहब इसके जगह पर अगर आप इतना बिठा दीजिएगा 0, तो साइन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू काम करना शुरू कर देगा। मतलब डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होगा वो एफ एक्स से बड़ा होगा, एफ एक्स के डिग्री से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। अब डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है, इसका मतलब इसको अगर उल्टा करके लिख लीजिए, डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू डिग्री ऑफ जी एक्स, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब ये कह रहे हैं भैया कि लेट यूक्लिडियन, हमने माना भाई, अब यूक्लिडियन डी मानोगे ना, डी जो फंक्शन होता है वो इन ऑन एफ एक्स एज, इस प्रकार से मान लिया कि डी एफ एक्स इज इक्वल टू में डी एफ एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, डी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का कोई पॉलिनोमियल ले लिया हमने यहाँ पर से, ये पॉलिनोमियल जो है कुछ इस प्रकार से है कि डी एफ एक्स बराबर डी एफ एक्स होता ही है, डी एफ एक्स बराबर डी एफ एक्स कह ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी एफ जो होगा, जिसको डी एफ एक्स बोल रहे हैं, ये क्या है सर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ये क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से ये कह सकते हैं कि डी एफ जो है, डी एफ इज लेस देन इक्वल टू डी एफ इंटू जी। वही चाहिए, डी एफ जो है लेस देन इक्वल टू क्या होगा, डी एफ एक्स इंटू जी एक्स या एफ इंटू जी। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हो गया इसका वेरीफाइड।
ठीक है, नाउ अगर हम बात करेंगे इसमें, नाउ अगर हम लोग यहां पर से एफ एक्स को अगर हम जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन इज वेरीफाइड। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि सिंस एफ एक्स बराबर लिखा जा सकता है जी एक्स इंटू में एफ एक्स, सॉरी क्यू एक्स प्लस में कितना आर एक्स। अभी जो आर है जब ऐसा डिवाइड करोगे तब एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार का सीन बन रहा है। मान लिया क्वेश्चन क्यू एक्स है, रिमाइंडर आर एक्स है, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर में जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। अब आर एक्स जो होता है या तो जीरो होगा या डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा, डिग्री ऑफ आर एक्स इसका रिमाइंडर का डिग्री जो होगा इसके डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। या तो रिमाइंडर जीरो होगा चाहे इसका डिग्री इसके डिग्री से छोटा होगा, डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से, है ना, बाय डिवीजन एल्गोरिदम चलेगा, कोई बात नहीं। डिवीजन एल्गोरिदम एफ एक्स रिमाइंडर जीरो होगा चाहे डिवाइजर का जो डिग्री होगा उससे छोटा होगा रिमाइंडर का डिग्री। यानी कि एफ बराबर लिख सकते हैं क्यू इंटू जी प्लस में आर, एफ बराबर लिख सकते हैं क्यू इंटू जी प्लस में कितना आर, जी सर, यहाँ पर आर जीरो है, और या फिर डी आर जो है लेस देन कितना होगा, डी जी होगा, वही डिग्री डी फॉर आज, डिग्री बोलो या फंक्शन। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या हो गया सर, वेरीफाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन वेरीफाई हो गया, इसका मतलब एफ एक्स जो है वो क्या बन चुका है, यूक्लिडियन डोमेन बन चुका है, डोमेन का दोनों कंडीशन वेरीफाइड हो चुका। अब बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, प्रूफ करिए। प्रिंसिपल आइडियल रिंग किसको कहते हैं सर, वैसा रिंग जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल, और जो रिंग के एलिमेंट को लेकर के अगर जनरेट होगा तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोले। मतलब किसी रिंग के सिंगल एलिमेंट को यूज करके जो आइडियल जनरेट होगा उसको प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया डी जो है वो क्या है सर, डी है अपने पास में यूक्लिडियन डोमेन, या फिर आप रिंग कहिएगा तो भी चलेगा, यूक्लिडियन डोमेन या यूक्लिडियन रिंग हमने बता दिया था दोनों सेम होता है। एंड आई जो है हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, आइडियल होता है इसका, डी का। तो हम जब यहाँ पर बात करेंगे आई जब जीरो आइडियल होगा, मतलब आई के पास अगर जीरो होगा तो क्या ये प्रिंसिपल आइडियल बनेगा, देख लेते हैं। आई अगर जीरो है तो जीरो है इसका मतलब क्या चाहिए, ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हुआ है, जीरो इसका मतलब इसमें क्या है सर, सिंगल एलिमेंट है। अगर सिंगल एलिमेंट से जनरेट हुआ है इसका मतलब समझ लो भैया सिंगल एलिमेंट जीरो से जनरेट हुआ है, इसका मतलब डिफिनीशन ये है कि जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, रिंग के सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहेंगे या प्रिंसिपल आइडियल इसको रिंग कहेंगे। ठीक, अगर आई जीरो नहीं है मतलब आई जीरो आइडियल नहीं है तो, यानी कि आई नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर क्या ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग बनेगा, ये जज कर प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर सेट ऑफ एफ इमेज ऑफ नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ आई बी एस, मतलब हमने कहा कि आई का जितना भी एलिमेंट है नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब नेगेटिव एलिमेंट को छोड़ के जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज कितना है सर, एस है। सबका इमेज कितना है सर, सेट ऑफ इमेज है, सेट ऑफ इमेज क्या है, एस है। जितना भी इमेज बन सकता है इसके आई के एलिमेंट्स का, आई के कैसे एलिमेंट का, नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स का, उस सब के कलेक्शन का नाम क्या रखा है, एस। मतलब एस क्या है सर, एफ एक्स है, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स करता है किससे, आई से, इंटीजर का मेंबर है। लेकिन कैसे, ये जो है ना, ये इसको बोलेंगे हम लोग इमेज, इसको बोलेंगे एफ इमेज या इमेज बोल सकते हैं। एफ इमेज है जहां पर एक्स ग्रेटर देन कितना है, जीरो है, मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव भी कह सकते हो, नॉन जीरो यानी कि पॉजिटिव एलिमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो आई के पॉजिटिव एलिमेंट्स के लिए तो आप नॉन नेगेटिव यहां पर फिलहाल कंसीडर करे थे। देखो जीरो वाला केस तो इधर ही में आ गया, जीरो वाला केस तो अलग ही है, तो जीरो वाला केस को छोड़ ही दो, ऐसे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बट जीरो वाला केस अलग से निकल गया हुआ है, इसलिए आप जीरो को छोड़ दीजिए। एक्स आई का मेंबर है
और नॉन निगेटिव का मतलब हुआ कि भैया ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन 0 वाला केस हम अलग से ले चुके हैं, इसलिए 0 को यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे किसके लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए। तो एस क्या था, सेट ऑफ एस, therefore एस बी द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एस क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का कलेक्शन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एफ हैज लिस्ट मेंबर, उसके पास सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, और सबसे छोटा एलिमेंट का नाम रखा एफ ए, जो मिनिमल एलिमेंट है किसका, एस का, मिनिमल एलिमेंट है एस का। अब बी यहां पर हम कंसीडर कर लिए सर, जो आई से बिलोंग्स करता है, क्यू और आर जो है वो डी का मेंबर है। अगर बी में हम ए से डिवाइड करेंगे तो हम क्यू मान लिए क्वोशेंट, रिमाइंडर आर मान लिए, मतलब आप लिख सकते हैं बी बराबर ए क्यू प्लस में आर। यस सर। अब ए क्यू प्लस आर डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब या तो रिमाइंडर 0 होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि एफ आर मतलब इसका जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो एफ ए से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक। चूंकि आई जो है वो आइडियल है, आई क्या है, आइडियल है, आपने यहां पर कंसीडर करा था कि आई इज नॉट जीरो आइडियल, आइडियल तो है बट जीरो वाला नहीं है, ये आइडियल है। इसका मतलब कहेंगे यहां पर से कि ए क्यू जो है वो आई से बिलोंग्स करेगा। आइडियल का डिफिनेशन क्या होता है, आइडियल का डिफिनेशन ये होता है कि ए अगर एस से पकड़ा जाए, ए अगर आर से पकड़ा जाए, और ए अगर आर से पकड़ा जाए, और एक्स अगर ए अगर एस से बिलोंग्स करे, एक्स बिलोंग्स करता हो आर से, एक्स ए और ए एक्स दोनों बिलोंग्स करता है एस से, तो उस केस में एस होता है आइडियल। जब ये दोनों एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट एस का हो दूसरा एलिमेंट आर का होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट आई से जरूर बिलोंग्स करेगा, आई से जरूर बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि बी जो है ना, बी वो आई का मेंबर है, और ए क्यू भी क्या है, आई का मेंबर है। तो दोनों का डिफरेंस भी किस में होगा, आई क्यू में होगा, क्यों आई में होगा, क्यों सर, क्योंकि इतना बात समझ के चलिएगा कि आई मतलब आइडियल, आइडियल का मतलब सबसे पहले सब रिंग आप साथ साथ में लेफ्ट राइट आइडियल मौजूद है, तो उस केस में कहते हैं हम लोग आइडियल। यानी कि सब रिंग होगा आई अगर सब रिंग होगा तो दोनों का डिफरेंस जो है वो आई से बिलोंग्स करेगा, आई से बिलोंग्स कर रहा है, और दोनों के डिफरेंस को ए क्यूब माइनस बी, इसको इधर भेज दो, ए क्यूब माइनस बी माइनस ए क्यू को हम क्या बोल सकते हैं सर, बी माइनस ए क्यू को आर बोल सकते हैं। आर जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, आई से, या तो आर 0 होगा, चाहे एफ आर से लेस देन होगा एफ ए से लेस देन होगा एफ ए से छोटा होगा एफ आर इज लेस देन एफ ए, जो कि आपने यहां भी कहा था। तो अगर 0 है, 0 नहीं होगा आर, आई में 0 एलिमेंट नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं चलेगा। इसका मतलब कंडीशन कौन सा वेरीफाई मतलब सही रहेगा, ये वाला सेकंड कंडीशन। तो हमने जो माना था वो जो है, बट आवर सपोजिशन हमने माना था कि एफ आर इज लेस देन कितना, एफ ए इज नॉट ट्रू, का मतलब ये ट्रू नहीं है, ये कंडीशन नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन आ रहा है वो ट्रू नहीं है। इसका मतलब आर ही 0 है, आर ही क्या होगा, 0 होगा, यानी कि बी बराबर ए क्यू जो हो जाएगा। अब आर बराबर 0 कह दिया, इसका मतलब बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर में ए क्यू आएगा। ए क्यू जो होगा वो किससे बिलोंग्स करेगा, आई से, यानी कि बी जो है वो किसका मेंबर है सर, बी बिलोंग्स करेगा बी बिलोंग्स करेगा किससे, एक बी बराबर ए क्यू होने का मतलब बी जो है वो बिलोंग्स करेगा ए के कलेक्शन से, है ना, बिल्कुल। तो ऑल्सो यहां से कह सकते हैं कि बी आई का मेंबर है और बी बिलोंग्स करता है किससे, ए से। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो आई का मेंबर है वो ए के पास है, इसीलिए आई सबसेट हो गया किसका, ए का, आई सबसेट हो गया ए का, और ए बिलोंग्स करता आई से, और आई आइडियल है, इसका मतलब ए ऑल्सो सबसेट ऑफ किसका, आई। तो देखो यहां पर ये बात हो रही है कि ये इसका सबसेट है, और ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और ये इसका सबसेट है, ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब आई बराबर कितना होगा, ए। इसका मतलब कह सकते हैं आई सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट हुआ है, इसलिए प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा। आपको पता ही होगा
कि ए सबसेट होता है अगर बी का, बी भी सबसेट होगा ए का, तो ए और बी बराबर। आइए सर, डिफाइन करना अगले क्वेश्चन में, छठा में डिफाइन करना है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन को, और ये प्रूफ करना है कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 2019 का जो पीवाईक्यू करवाया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब 19 का 6 और 21 का 6 सेम ही है, ये भी 21 का 6 है, सेम क्वेश्चन सेम सॉल्यूशन, आप वहां से पिक कर लीजिएगा। आइए सर, वेक्टर स्पेस में चलते हैं। डिफाइन करना हमें वेक्टर स्पेस को, वेक्टर स्पेस का डिफिनीशन देना है। VF जो है वेक्टर स्पेस है, और जीरो जो है वो क्या है सर, जीरो वेक्टर है V का। तो हमें प्रूफ करना, ये सब इसका प्रॉपर्टी है कि जीरो से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा A को तो वो हमेशा जीरो देगा, जीरो से अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या देगा, जीरो देगा। यहाँ पर ए एफ का मेंबर है और अल्फा जो है बी का मेंबर है, मतलब अल्फा वेक्टर है और ए यहाँ पर स्केलर है। जीरो इंटू सॉरी ए इंटू अल्फा बराबर जीरो होगा, तो एक स्केलर एक वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो अगर होगा तो इस केस में या तो ए जीरो होगा चाहे अल्फा जीरो। तो पहले वेक्टर स्पेस का डिफिनीशन देना है, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को फॉलो प्रूफ करना है। वेक्टर स्पेस का डिफिनीशन क्या होता है सर, भी एक सेट दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट ओवर द फील्ड एफ, देन भी ओवर द फील्ड एफ, एफ के पास जो है दो ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, टू ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। देन भी इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। भी नॉन एम्प्टी सेट है ओवर द फील्ड एफ, एफ के पास दो ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये कहलाएगा सर, ये कहलाएगा वेक्टर स्पेस अगर ये कंडीशन सब सेटिस्फाई हो जाए। पहला कंडीशन क्या है सर, कि अगर हमारे पास एक्स वाई जेड भी का मेंबर है, ए बी सी अगर एफ का मेंबर है, तो भी जो है वो आबिलियन ग्रुप होना चाहिए। आबिलियन ग्रुप का भी एडिशन पर आबिलियन ग्रुप होना चाहिए, भी प्लस जो है आबिलियन ग्रुप होना चाहिए, मतलब एडिशन के ऊपर आबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो आबिलियन ग्रुप का 5 कंडीशन होता है। क्लोजर लॉ, ए और बी दो मेंबर पकड़ेंगे भी का, दोनों का समेशन भी में हो। एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी में हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और प्लस सी। कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए होता है, जीरो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, ए माइनस ए प्लस ए बराबर जीरो होगा, तो माइनस ए एडिटिव इनवर्स होता है। ये पांचों कंडीशन हो गया। इससे क्या पता चलता है कि बी प्लस जो है वो एक आबिलियन ग्रुप है। अब दूसरा कंडीशन इसका क्या है सर, ये 4 कंडीशन इसके अंदर प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ नहीं करना, अभी डिफिनीशन देना है आपको। 4 कंडीशन होना चाहिए। पहला है ए इंटू एक्स प्लस में वाई, अगर आप देखोगे यहाँ पर से एक्स और वाई भी का मेंबर है, ओहो हो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ भी को प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पर एक्स वाई लेके दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स वाई लेके वेरीफाई करना पड़ेगा। भी का मेंबर एक्स वाई था ना, एक्स वाई लेके वेरीफाई करना होगा, मतलब दिखाना होगा, वेरीफाई नहीं करना है, डेफिनेशन बताना है आपको। यहाँ पर इसको एक्स वाई में चेंज कर दीजिएगा, इस सबको एक्स वाई बता दीजिएगा, एक्स वाई जेड। भी का मेंबर जो है, भी को आबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो भी का मेंबर जो है ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये लेके चलना होगा। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़, मैं इसको करेक्ट कर, चलिए यहाँ पर जो है हमने लिया भी का मेंबर एक्स वाई, तो एक्स और वाई का समेशन जो है भी में होगा, जब एक्स वाई बिलोंग्स करता हो किससे, भी से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में एक्स प्लस वाई प्लस में जेड। कम्यूटेटिव में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस में एक्स, जहां पर एक्स और वाई जो है में भी एक्स वाई जेड जो है वो भी का मेंबर होगा, में एक्स वाई जो है वो भी का मेंबर होगा। एक्स प्लस जीरो बराबर में जीरो प्लस एक्स बराबर में एक्स, तो जीरो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर एक्स जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे, भी से, ठीक है। एक्स से लिखा हुआ, कंफ्यूज मत हो जाना। एक्स बिलोंग्स टू भी।
और उसके बाद x माइनस एक्स का समेशन करोगे, माइनस एक्स का समेशन करोगे, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि माइनस एक्स जो है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस एक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस एक्स। तब पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर स्पेस भी, वेक्टर भी को प्रूफ करना अबिलिंग ग्रुप। वेक्टर स्पेस होने के लिए दो कंडीशन, भी अबिलिंग ग्रुप होना चाहिए और कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में कुछ प्रॉपर्टी है 4, वो भी होना चाहिए। तो आप भी को अबिलिंग ग्रुप प्रूफ करोगे तो भी के एलिमेंट्स लेकर के आपको पांचों लॉ को दिखाना होता है। लेकिन यहाँ डिफिनीशन है, सब डिफिनीशन बताना है। अब यहाँ पर क्या है सर, एबीसी एफ का मेंबर था, तो ए इंटू में बी प्लस सी, ए इंटू में एक्स प्लस वाई अगर होगा तो ए एक्स आप प्लस में ए वाई हो जाएगा। यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन। यहाँ पर ए स्केलर है, स्केलर एडिशन जो है उस पर वेक्टर प्रोडक्ट जो है, वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए एक्स अब प्लस में बी एक्स, ए इंटू बी एक्स बराबर में कितना, ए बी एक्स। मतलब यहाँ पर ए और बी इंटू एक्स है तो हम ए को बाहर करके बी इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब 1 इंटू एक्स बराबर एक्स होता है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है या यूनिट एलिमेंट बोल सकते हैं। तो इतने सारे कंडीशंस को, पहला का 5 कंडीशन और दूसरा का 4 कंडीशन, 5 4 9 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो भी वेक्टर स्पेस होगा। अब यहां पर हमें सेकेंड पार्ट इसका जो था क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट जो था, ये 3 प्रॉपर्टी को प्रूफ करो, उस पर हम चल रहे हैं। हम जानते हैं सर जीरो क्या होता है सर, एडिटिव आइडेंटिटी होता है भी का। जी सर, यानी भी में अगर हम x में 0 जोड़ेंगे तो x ही रहेगा। दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई ए। तो यहां पर से देखोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसे लिखना है सर, इसको लिखना है ऐसे, ए एक्स सॉरी एक्स बराबर में एक्स प्लस 0 लिख दिया सर, एक्स प्लस में 0 लिख सकते हैं। दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स ए इंटू एक्स प्लस 0। अभी आप ऊपर देख रहे हैं a से मल्टीप्लाई करने पर अलग अलग किया जा सकता है, कर दिया। और यहाँ पर जो है ए एक्स जो है अपने पास में ए एक्स प्लस में ए इंटू 0 बराबर ए एक्स लिखा जा सकता है। अब देखो इसमें इसमें इतना जोड़ने से वापस ए एक्स ही रहता है। ए एक्स में अगर ए इंटू 0 जोड़ते तो ए एक्स ही रहता है, मतलब ए इंटू 0 क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब यहाँ पर से ए इंटू 0 को हम 0 कह सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज 0 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा कितना आता है सर, 0 रहता है। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा कितना आता है, 0। ये अगर एडिटिव आइडेंटिटी है इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 0। सेकंड वाला में चलेंगे, सेकंड में क्या है सर, 0 इंटू अल्फा, 0 इंटू अल्फा था। यस सर, अल्फा जो है वो भी का मेंबर है। 0 इंटू अल्फा है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 को 0 प्लस 0 इंटू अल्फा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस हिसाब से कि अगर आपको भी इसमें 0 अगर स्केलर है तो स्केलर में अगर x से मल्टीप्लाई होगा मतलब भी के मेंबर से तो अलग अलग बन जाएगा। 0 इंटू अल्फा, 0 इंटू अल्फा। हम यहाँ पर 0 इंटू अल्फा को लिख सकते हैं 0 इंटू अल्फा प्लस 0, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कैंसिल हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर से कि 0 बराबर में आ जाएगा 0 इंटू अल्फा, और 0 बराबर में 0 इंटू अल्फा मतलब 0 इंटू अल्फा बराबर 0 लिख सकते हैं। 0 से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा का तो 0 बन गया। और इसमें तीसरा था कि भैया कि अगर अपने पास a इंटू अल्फा 0 हो रहा है, या तो a 0 होगा चाहे अल्फा 0 होगा। तो हम यहाँ पर से क्या कह रहे हैं सर, a f का मेंबर है वो 0 नहीं है, मान लीजिए नॉन जीरो एलिमेंट है। इसका मतलब f का मेंबर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जी सर, और हमें दिया हुआ है a इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0, तब प्रूफ करना है या तो 0 होगा a चाहे 0 होगा अल्फा। तो आपने कह दिया कि a 0 नहीं है, तो चलो भैया a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इनवर्स इंटू a जो है
वो क्या बन जाएगा, वन आइडेंटिटी एलिमेंट, अल्फा सेम रह जाएगा। यानी कि ए अगर जीरो नहीं है तो अल्फा जीरो है। अब हमने कहा कि देखो ए अल्फा जब जीरो है और अल्फा जीरो नहीं हो तब इसे ये प्रूफ करना होगा कि ए जीरो होगा। अच्छा ऑल्सो ए जीरो नहीं है तब, हो देख लेते हैं। मतलब इफ पॉसिबल, हमें तो जीरो प्रूफ करना है, लेकिन अगर संभव हो तो ए बराबर जीरो नहीं है। मान लीजिए तो ए अगर एफ का मेंबर है तो ए इनवर्स भी एफ का मेंबर होगा। हम जान रहे हैं यहाँ पर कि ए इंटू अल्फा का वैल्यू जीरो दिया है, ए इनवर्स दोनों मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए बन जाएगा अपने पास वन इंटू अल्फा, अल्फा जीरो हो गया। आपने कहा था अल्फा जीरो नहीं है, वो तो कंट्राडिक्शन हो गया, इसका मतलब कंट्राडिक्शन। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये भैया जब जीरो नहीं है तब मजबूरन आपको, ये अगर जीरो नहीं है इसका मतलब मजबूरन आप ही को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब ए मस्ट बी जीरो, यानी कि ए का वैल्यू जीरो होगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। कहता है W1 एंड W2 जो है, W1 एंड W2 जो है वो क्या है सर, सब स्पेसेस है। W1 और W2 है सब स्पेस वेक्टर स्पेस BF का। फिर हमें प्रूफ करना है कि W1 प्लस में W2 इज सब स्पेस, ये सब स्पेस होगा किसका, वेक्टर स्पेस BF का, सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस BF का। और लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू में W1 प्लस W2। मतलब आपको यहां पर से ये प्रूफ करना है कि W1 और W2 सब स्पेस है, तो उस केस में हमें W1 प्लस W2 भी सब स्पेस होगा, और L यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 जो होगा वो W1 प्लस W2 होगा। आपको याद रखना है कि सब स्पेस प्रूफ करने के लिए प्रूफ करना होता है कि A और B अगर F का मेंबर हो, लेमडा और म्यू जो है वो W का मेंबर हो, तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ए लेमडा प्लस में बी म्यू अगर W का मेंबर है तो उस केस में हम बोलेंगे कि W जो है वो सब स्पेस। तो हमें W1 प्लस W2 को सब स्पेस प्रूफ करना है। जी सर, इसका मतलब अल्फा और बीटा दो एलिमेंट पकड़ लिए किसका, W1 प्लस W2 का। यहाँ लेमडा म्यू लिखा हुआ है, आप अल्फा बीटा यहाँ पर पकड़ लियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब W1 प्लस W2 का मेंबर है तो W1 प्लस W2 का डिफिनेशन होता है कि जो भी उसका मेंबर होगा वो कैसा होगा सर, प्लस के फॉर्म में होगा। मतलब अल्फा बराबर लिख सकते हो x1 प्लस में x2, अब बीटा बराबर भी लिख सकते हो y1 प्लस में y2, बीटा बराबर y1 प्लस में y2, जिसमें x1 जो होगा वो W1 का, y1 भी किसका होगा, W1 का, और x2 जो होगा W2 का, y2 जो होगा W2 का होगा। एडिशन के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड का। आपको यहां पर लिखा हुआ कि W1 और W2 जो है दोनों सब स्पेस है, तो जब W1 सब स्पेस है इसका मतलब, और यहाँ पर A और B मतलब स्केलर जो है दो ले लिया हमने A और B, इसका मतलब W1 सब स्पेस है तो उस डिफिनेशन को फॉलो करेगा। मतलब A इंटू में W1 का मेंबर प्लस B इंटू W1 का मेंबर, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 के एलिमेंट्स का, वो W से बिलोंग्स करेगा। और अगर हम बात करेंगे इसमें सेकंड केस में भी वही बात होगा कि अगर x2 y2 अगर बिलोंग्स करेगा W2 से, तो A और B अगर फील्ड का मेंबर होगा यानी स्केलर होगा तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी W2 से बिलोंग्स करेगा। तो हमें निकालना है A अल्फा प्लस में B बीटा, A अल्फा प्लस में B बीटा, क्योंकि इसको सब स्पेस प्रूफ करना है तो A अल्फा प्लस B बीटा इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आपको देखना होगा। A अल्फा मतलब हो गया सर, A अल्फा बोले तो A अल्फा है अपने पास में, तो ए अल्फा का मतलब ये होता है सर ए अल्फा, इसका मतलब ए इंटू x1 और फिर प्लस में x2। तो हम यहाँ से एक स्टेप यहाँ पर अगर कह दें ए अल्फा का मतलब ये हो जाएगा ए इंटू x1 प्लस में y1, x1 प्लस में x2, ए x1 प्लस में x2 हो जाएगा, और फिर प्लस में b इंटू, अच्छा अगर साथ में अगर ये भी आ जाए b बीटा अगर हो जाए, इसका मतलब b इंटू में y1 प्लस में y2, ये x1 x2 है। तो ऐसा दोनों का जो सम करोगे तो क्या आएगा, a x1 प्लस में b y1 और फिर प्लस में a y2 प्लस में b y2 a x2। ऐसे देखो, हमने कहा कि a अल्फा प्लस में b बीटा है,
इसका मतलब ये हो गया कि a इंटू अल्फा का वैल्यू x1 प्लस में x2 अब b इंटू बीटा का वैल्यू y1 प्लस में y2। हम ये कह सकते हैं ax1 प्लस में ax2 प्लस by1 प्लस में by2। और ये कह सकते हो ax1 प्लस में by1 एक साथ, और फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग ax2 प्लस में by2 एक साथ, ऐसा। ठीक है भाई, यहां से वही लिख सकते हैं ax1 प्लस by1 और फिर ax2 प्लस में by2। आप चाहो तो यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हो, इसमें डाल सकते हो इसको, इसके यहाँ पर ये स्टेप यहाँ पर डाल सकते हो अगर इच्छा हो तो, अदरवाइज ये भी ठीक है। तो इसमें जो है ना x1 y1 जो है वो w1 का मेंबर था, का मतलब ये w1 का ये w2 का है, तो w1 और w2 के मेंबर का समीशन किस में होगा, w1 प्लस w2 में। इसका मतलब आपने ये कहा कि ए और बी एफ का मेंबर है, अल्फा बीटा W1 प्लस W2 का है, इसका मतलब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन W1 प्लस W2 में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं W1 प्लस W2 जो है वो क्या है, सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा केस में है कि सर W लीनियर स्पैम ऑफ W1 प्लस W2। देखो यहाँ पर W1 यूनियन W2 बराबर W1 प्लस W2 है। तो हमने कहा W2 कंटेंस करता है नॉन जीरो वेक्टर, हमने मान लिया कि भैया अच्छा दिया भी होगा अपने पास में, W2 जो वो कंटेन करता है नॉन जीरो वेक्टर, और x1 जो है अपने पास W1 से है अगर, तो हम कह सकते हैं x1 बराबर x1 प्लस जीरो, ये बिलोंग्स करेगा किससे, W1 प्लस W2 से। हाँ सर, समीशन जो है W1 प्लस W2 से बिलोंग्स करेगा। W2 अगर जीरो वेक्टर रखता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि W1 x1 W1 का मेंबर है, तो x1 बराबर कितना, x1 प्लस में जीरो, कभी भी लिख सकते हो। ये W1 का मेंबर है, ये जीरो एलिमेंट किसका है, W2 का है। क्या मतलब कह सकते हैं ये बिलोंग्स करेगा W1 प्लस W2 से। हम ऐसा कह सकते हैं कि W1 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। सिमिलरली कह सकते हैं W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। इसका मतलब कह सकते हैं W1 प्लस W2 जो है वो सब स्पेस था जो कंटेन करता है किसको, W1 यूनियन W2 को। नहीं, अब इसका जो यूनियन करेंगे उसमें इसका यूनियन जो होगा वो भी इसका मेंबर होगा। देखो ना ये पूरा का पूरा इसमें, ये भी पूरा का पूरा इसमें है, इसका यूनियन निकालो, इसका इंटरसेक्शन निकालो, वो भी इसी में होगा। इसका मतलब W1 यूनियन W2 कंटेन करता है कौन, W1 प्लस W2, मतलब W1 प्लस W2 के अंदर में W1 यूनियन W2 है। हमें प्रूफ करना है बेसिकली यहाँ पर से, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट W1 प्लस W2 इज द सेट ऑफ यूनियन ऑफ W1 प्लस W2, यानी कि यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा तब लीनियर स्पैन ऑफ W1 प्लस W2 जो है वो कितना, ये W1 प्लस W1 यूनियन W2 का लीनियर स्पैन जो होगा वो W1 प्लस W2 बन जाएगा। इसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो है इसका सबसेट होगा, इसका सबसेट होगा, और उसके बाद जो है ये प्रूफ करना होगा कि W1 प्लस W2 इज ऑल्सो सबसेट, मतलब ये इसका सबसेट हो और ये भी इसका सबसेट हो, प्रूफ करना है। ठीक है, अल्फा बराबर ले लिया सर हमने x1 प्लस x2 जो W1 प्लस W2 का मेंबर है, और उसके बाद x1 ले लिया जो W1 एंड x2 जो है वो W2 का मेंबर है। x1 प्लस x2 क्या होगा सर, यूनियन से बिलोंग्स करेगा, और x1 प्लस x2 को लिख सकते हैं 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2, यानी कि x1 प्लस x2 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर हो गया। x1 प्लस x2 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा चुका है, ax प्लस by जो होता है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा चुका है। x1 प्लस x2 जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किस, x1 और x2 ऑफ किसका, W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2 के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा चुका है x1 प्लस x2 को, x1 प्लस x2 को, यानी कि x1 प्लस x2 जो वो बिलोंग्स करेगा लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2। इसका मतलब कह सकते हैं इसका एलिमेंट इसमें है, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है सर, x1 प्लस x2 जो है वो किसका मेंबर है, W1 यूनियन W1 प्लस W2 का, W1 प्लस W2 का मेंबर जो है इससे बिलोंग्स करता है, मतलब W1 प्लस W2 जो है सबसेट होगा इसका। और लीनियर स्पैन ऑफ W1 प्लस W2 जो है इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग W1 प्लस W2, ये ऐसा सब स्पेस है
जो कंटेन करता है किसको, W1 प्लस W2 को। W1 प्लस W2 जो है वो सब स्पेस होगा, कंटेन करेगा किसको, W1 यूनियन W2 को। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं क्लियरेंस स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 जो है सबसेट होगा किसका, W1 प्लस W2 को। ये कंटेन करता है ना, ये जो अपने पास है इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग W1 प्लस W2। इसका मतलब कंटेन करने का मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, यहां से मालूम पड़ा, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होगा। यही हमें प्रूफ करना था। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं सर। हमें प्रूफ करना है कि 3 वेक्टर दिया अपने पास में 1 2 1 एंड 2 1 0 और 1 माइनस 1 2। ये क्या है, फॉर्म करता है बेसिस, फॉर्म ए बेसिस फॉर R3। R3 का मतलब हुआ ट्रिपलेट वाला, 3 एलिमेंट वाला वेक्टर कंटेन करता है। तो देखो यहाँ पर जो है S बराबर हमने सेट मान लिया, ये सब क्या है, वेक्टर्स के सेट का नाम क्या रख लिया सर हम लोग S। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तब S जो है फॉर्म करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा अगर ये वेक्टर्स, जो 3 वेक्टर्स दिया हुआ है, तब कहेंगे S फॉर्म करेगा बेसिस। जब कभी भी आपको बेसिस प्रूफ करना हो तो वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, 3 स्केलर सेलेक्ट करेंगे, ABC 3 स्केलर ले लिया और लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे वेक्टर के साथ, A इंटू x1 प्लस B इंटू y1 प्लस में C इंटू A इंटू x1 प्लस B इंटू y1 प्लस, या इस A इंटू x1 प्लस B इंटू x2 फिर प्लस में C इंटू x3। यानी कि अगर ये सब का नाम x1 x2 x3 रख दिया जाए, का नाम x1 x2 और x3 रख दिया जाए, तो इसी केस में हम कहेंगे A इंटू x1 प्लस B इंटू x2 और प्लस में C इंटू x3 जो है बराबर 0। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन बोल, ठीक है भाई। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया हमने, A इंटू x1 प्लस B इंटू x2 प्लस C इंटू x3 जो कि 0 के बराबर है। लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब A इंटू 1 प्लस B इंटू 2 प्लस में C इंटू 1, फिर उसके बाद A इंटू 2A B इंटू 1 और फिर C इंटू माइनस 1, उसके बाद A इंटू 1 और फिर B इंटू 0 और फिर C इंटू कितना 2। सब का एडिशन जो है मतलब सबके फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ के चलो, फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ लेंगे एक बार, इसका फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। सबका सेकंड एलिमेंट को पकड़ेंगे तो सेकंड बन जाएगा, थर्ड एलिमेंट को पकड़ेंगे तो थर्ड बन जाएगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला 0 के बराबर, दूसरा 0 के बराबर, तीसरा भी 0 के बराबर, 3 इक्वेशन मिल गया है। हम तीसरा इक्वेशन से A बराबर लिख सकते हैं -2C, बिल्कुल सर A बराबर -2C लिख सकते हैं। A बराबर -2C लिख लेंगे, इसका मतलब इसको आप किसी में पुट कर, दोनों में पुट कर दो, दोनों में पुट कर दिया तो यहाँ से आ गया अपने पास में A की जगह पर 2C पुट कर दिया तो 2B बराबर 2B माइनस C बराबर 0 हो गया। इसमें पुट कर दोगे सेकंड में तो -4C प्लस में B माइनस C बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं B माइनस 5C बराबर 0, B बराबर 5C हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हो कि चौथा इक्वेशन में इसको डाल दीजिएगा, B की जगह 5C, तो 5C डाल दोगे यहाँ पर तो B ये जगह 10C माइनस C बराबर 0, 9C बराबर 0, C का वैल्यू 0 आ चुका है। C 0 आ चुका है तो किसी एक में पुट कर दो, C 0 आ गया, इसका मतलब B भी 0 हो जाएगा, यहाँ से B 0 होगा, चाहे यहाँ से B 0 हो जाएगा। और उसके बाद जो है सो थर्ड में पुट कर दीजिएगा, इसमें C 0 होने से A भी 0 हो गया। A B C तीनों 0 है, जब सारे स्केलर्स 0 होता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एक भी स्केलर ऐसा है जो 0 नहीं बन पाया, नॉन जीरो स्केलर्स हो गया, तो उस केस में लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इसको बोलेंगे भैया कि तू फॉर्म करता है क्या चीज को, बेसिस को फॉर्म करता है। आइए सर अगले क्वेश्चन में आते हैं सर। प्रूव दैट द सेट S ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म ए वेक्टर स्पेस U के इनटू द वेक्टर स्पेस V के इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F रिलेटिव टू द ऑपरेशंस ऑफ ऑन द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कहता है यहाँ पर से हमें प्रूफ करना है कि सेट S जो है वो क्या है, सेट ऑफ S, सेट S जो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट है फ्रॉम दिस वेक्टर स्पेस टू दिस वेक्टर स्पेस। हमें प्रूफ करना है कि जो S है मतलब सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, खुद एक वेक्टर स्पेस होगा। अगर आप एडिशन में T1 प्लस T2x होगा तो T1x प्लस T2x लिख सकते हैं। A इंटू T1x होगा तो A इंटू T1x बनेगा यहाँ पर, ऐसा लिख सकते हैं। एंड T1 T2 जो है वो S का मेंबर है। तो आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा सर,
वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए वही कंडीशन से आपको वेरीफाई करना होगा। तो देखो T1 जो है अपने पास U से लेके V तक स्पेस है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। T2 भी U से लेके V तक ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब T1 T2 जो है S का मेंबर है, मतलब सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का मेंबर है। इसका मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहा है, U से के टू V के डिफाइन कर रहा है। तो हमने कहा T1 जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो U टू V डिफाइन कर रहा है, T2 भी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो U टू V डिफाइन कर रहा है। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम जानते हैं तो ये कह सकते हैं कि T1 के सामने अगर आ जाएगा अपने पास A अल्फा प्लस B बीटा, तो हम ऐसा कह सकते हैं सर, इसको T1 A अल्फा कह सकते हैं जी सर। और इसके हिसाब से A बाहर आ जाएगा तो A इंटू T1 अल्फा हो जाएगा, X है तो यहाँ पर अल्फा, तो कोई दिक्कत नहीं। A T1 अल्फा प्लस B T2 अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली T2 के साथ भी चलेगा। और ये बात आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा है, एडिशन में अलग अलग होता है, स्केलर होगा तो स्केलर बाहर आ जाएगा। अब सारे कंडीशंस को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। हमें वी हैव टू प्रूव दैट SUV का मतलब एस सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एक वेक्टर स्पेस होगा। तो अपने पास ये दो कंडीशन दिया हुआ था डेफिनेशन। एडिशन के लिए आपको क्लोजर लॉ प्रूफ करना पड़ेगा। दो एलिमेंट पकड़े T1 T2, उसके अंदर सामने हमने डाल दिया ये एलिमेंट। अब देख लो ये जो है दोनों में अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। और आपने ये कहा कि भैया इसमें भी A बाहर T अल्फा हो जाएगा, B बाहर T1 बीटा हो जाएगा। सिमिलरली उसमें भी है। A वाले में से A कॉमन ले लो, A वाले में से A कॉमन लेके लिख लिया, B वाले में से B कॉमन लेके लिख लिया, तो A इंटू बन जाएगा ये दोनों मिला के T1 प्लस T2 अल्फा। इसका हो जाएगा B इंटू में T1 प्लस में T2 बीटा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा चुका है। इसका मतलब T1 प्लस T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये S का मेंबर है T1 प्लस T2। कम्यूटेटिव लॉ में वही से ही T1 प्लस T2 अल्फा है, तो आप इसको प्रूफ कर दीजिएगा T2 प्लस T1 अल्फा। अलग अलग कर दिए दोनों को, इसको एडिशन में पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख दिए। हम इस दोनों में से अल्फा हम इकट्ठा लिख दिए, तो T2 प्लस T1 तो हो गया T1 प्लस T2 बराबर T2 प्लस T1। कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएटिव में तीन एलिमेंट पकड़ लीजिएगा और तीन एलिमेंट वैसे वेरीफाई कर दीजिएगा। इसमें इसमें अल्फा पहुंचा देंगे इसके पास, इसके पास, ये दोनों को अलग अलग कर देंगे। अब तीन एलिमेंट प्लस में आ गया तो किसी को भी दो साथ रख सकते हो, रख लिया, अपने पास वेरीफाई हो गया एसोसिएटिव लॉ। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या चलेगा सर, जीरो वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। ऐसा होता है जीरो वेक्टर कि जीरो के सामने अल्फा रखेंगे तो जीरो आएगा। टी प्लस जीरो वेक्टर लिए, प्लस में इंटू में अल्फा है, यानी कि टी अल्फा अब प्लस में जीरो अल्फा बन जाएगा अपने पास। यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब टी अल्फा आ गया। फिर उसके बाद जीरो प्लस में टी अल्फा होगा, उल्टा करके देखा तभी टी अल्फा आया, इसका मतलब जीरो वेक्टर आइडेंटिटी वेक्टर है। और इनवर्स में चलेंगे हम लोग तो सी अल्फा सी टी अल्फा है बराबर होता है सी इंटू टी अल्फा। सी की जगह -1 पुट कर देंगे तो माइनस टी अल्फा बराबर माइनस टी अल्फा, मतलब माइनस टी अल्फा बाहर में है तो माइनस टी अल्फा बन चुका है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भैया इस दोनों को जोड़ के देखा जीरो वेक्टर आ रहा है, उल्टा भी जोड़ के देखा जीरो वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब माइनस टी जो है वो एडिटिव इनवर्स है किसका, टी का। इसीलिए एस यू भी जो है वो एबिलियन ग्रुप हो गया। अब उसके बाद होता है सर दूसरा का चार कंडीशन। क्या होता है, ए इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए एक्स प्लस ए वाई। फिर उसका ए प्लस बी इंटू एक्स बराबर कितना होता है सर, ए एक्स प्लस में बी एक्स। उसके बाद फिर आता है ए बी एक्स बराबर में ए इंटू बी एक्स। और तीसरा होता है 1 इंटू एक्स बराबर एक्स। ये तीन कंडीशन वेरीफाई करना होगा और अलग से। तो हमने यहाँ पर से लिया सर ए इंटू टी वन प्लस टी टू है अल्फा। तो हम यहाँ पर से क्या कर रहे हैं सर, अल्फा को अंदर भेज दिए, ए स्केलर बाहर आ चुका है। इसका मतलब ए इंटू टी वन अल्फा प्लस टी टू अल्फा बन गया। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए सर, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए ए से। और आपने ये देखा है कि भैया स्केलर बाहर है तो इस दोनों को साथ करके अल्फा को बाहर लिख लो, इसमें भी साथ करके अल्फा को बाहर लिख लो। ए इंटू आ जाएगा टी वन प्लस में ए इंटू टी टू अल्फा। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि ये दोनों जो है ये दोनों क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ए इंटू टी वन प्लस टी टू जो है वो बन गया ए टी वन प्लस ए टी टू। तो पहला कंडीशन वेरीफाई हो गया, दूसरा का पहला कंडीशन वेरीफाई हो गया। सेकंड में चलेंगे ए और बी एफ का मेंबर होगा, ए और बी एफ का मेंबर होगा। ए प्लस बी इंटू टी लगाएंगे, ए प्लस बी स्केलर बाहर कर दो टी अल्फा बन जाएगा। हम ए प्लस बी को टी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी ए प्लस ए इंटू में टी अल्फा प्लस बी इंटू टी अल्फा।
हम कह सकते हैं यहाँ पर से a इंटू टी, फिर इसको b इंटू टी लिख सकते हैं। तो भैया इसका मतलब ए टी अब प्लस में बी टी बन चुका है। तो हो गया ना, a प्लस बी को t से मल्टीप्लाई किया तो ए टी प्लस में बी टी। ये हो गया अपने पास में सेकंड कंडीशन वेरीफाई। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, a इंटू बी एक्स होता है, एक्स की जगह t लगा दो। हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी बाहर आ जाएगा, टी अल्फा हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर से तो हम b से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए b इंटू टी अल्फा। हम कह सकते हैं यहाँ पर से a इंटू बी टी अल्फा। हो गया वेरीफाई, ए बी की बराबर में a इंटू बी टी, और वन इंटू टी अल्फा रहेगा तो वन इंटू टी अल्फा, वन से मल्टीप्लाई करो तो टी अल्फा ही रह जाएगा। तो मतलब वन इंटू टी बराबर टी हो रहा है। तो वेक्टर स्पेस की सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए भी जो है एस यू भी जो है वो क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। 10वां क्वेश्चन में चले आते हैं सर। 10वां क्वेश्चन में क्या है, 10वां क्वेश्चन में कहता है कि ए अगर नन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब, नन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सब क्वेश्चन आपने बीएससी फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा होगा। नन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब, नन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग नन सिंगुलर। देन सो दैट, तब हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर से क्या प्रूफ करना है सर, हमें प्रूफ ये करना है कि आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ आइजन वैल्यू ऑफ ए एंड कन्वर्सली। मतलब ए इनवर्स का आइजन वैल्यू बराबर होगा इसके रेसिप्रोकल ऑफ आइजन वैल्यू के, ए के आइजन वैल्यू के। मतलब ए का आइजन वैल्यू जो होगा सो रेसिप्रोकल हो जाएगा ए इनवर्स के आइजन वैल्यू के। ये प्रूफ करना है। हमने मान लिया कि लेमडा सर आइजन वैल्यू है, ठीक है, लेमडा आइजन वैल्यू है स्क्वायर मैट्रिक्स ए का। तो ये होता है मैट्रिक्स इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ए माइनस में लेमडा आई इंटू एक्स बराबर में 0। ये होता है इक्वेशन जो है किस चीज के लिए होता है भैया, आइजन वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए एक्स माइनस में लेमडा इंटू आई एक्स। तो आई एक्स तो एक्स बन जाएगा, इसका मतलब ए एक्स माइनस में लेमडा एक्स बराबर 0। तो ए एक्स बराबर में लेमडा एक्स लिखा जा सकता है। जी सर, दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो ए इनवर्स इंटू ए बन जाएगा। यहाँ पर ए इनवर्स इंटू दिस है, तो यहाँ पर लेमडा तो स्केलर है, बाहर करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन चुका अपने पास में आई, इधर लेमडा है तो ये बन गया लेमडा इनवर्स, लेमडा इंटू ए इनवर्स एक्स बन चुका है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यहाँ से लेमडा चल जाएगा इसके डिवाइड में, ए इनवर्स एक्स बराबर लिख सकते हैं 1 लेमडा इंटू एक्स। इसका मतलब ये कह सकते हो कि भैया ए इनवर्स का आइजन वैल्यू कितना आएगा, 1 लेमडा। अब ये कैसे समझ गए सर, तो देखो ए एक्स बराबर में लेमडा एक्स है, तो लेमडा क्या है, आइजन वैल्यू है, एक्स के बगल में जो लिखा है वही आइजन वैल्यू बनता है। तो यहाँ पर ए इनवर्स एक्स बराबर में एक्स के बगल में जो है वो आइजन वैल्यू है, तो 1 लेमडा आइजन वैल्यू है, रेसिप्रोकल हो गया। कन्वर्स पार्ट आपको प्रूफ करना है कि भैया लेमडा अगर आइजन वैल्यू है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनवर्स का, मान लिया, ठीक, तो हमें प्रूफ करना है कि 1 लेमडा जो आइजन वैल्यू होगा ए का ए इनवर्स का आइजन वैल्यू लेमडा है, तो ए का लेमडा, लेमडा जो है वो आइजन वैल्यू किसका, ए इनवर्स का था। हमें प्रूफ करना है कि 1 लेमडा जो होगा वो ए का आइजन वैल्यू होगा। इसका मतलब लेमडा अगर ए इनवर्स का आइजन वैल्यू तो ए इनवर्स इंटू एक्स बराबर लेमडा एक्स। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ए से इधर भी और इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स इंटू ए बन चुका, एक्स इधर हो गया लेमडा ए एक्स, यहाँ से आई एक्स बन चुका है ये, और ये अपने पास सेम टू सेम है। इसको डिवाइड में लेके चले आओगे तो 1 लेमडा इंटू एक्स, यानी कि ए एक्स बराबर में 1 लेमडा इंटू एक्स है, इसलिए कह सकते हैं 1 लेमडा जो आइजन वैल्यू है किसका, ए का। ये आप तो आसानी से बना सकते हो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। आइजन वैल्यू निकालो, आइजन वेक्टर, आइजन वैल्यू आसान है, आइजन वेक्टर निकालने में थोड़ा समय लग सकता है। आइजन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका नाम ए रख लो, आई होता है अपने पास में 1 0 0 1। अब यहाँ पर आइजन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, ए माइनस में लेमडा आई का डिटरमिनेंट बराबर 0। ये आपको पता है लेमडा आई का मतलब लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल में लेमडा लेमडा हो जाएगा, बाकी 0 है, तो 1 माइनस लेमडा का डिटरमिनेंट, फिर -2 -0 मतलब -2 रहेगा, मतलब डायगोनल में घटा दो लेमडा बराबर 0, ब्रेक कर लोगे इसको। इसका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, तो लेमडा का वैल्यू आ चुका है 6 और -1, आइजन वैल्यू हो गया 6 और -1।
अब आइजन वेक्टर निकालना है, तो एक्स वेक्टर मान लिया हमने, एक्स वाई कॉलम वेक्टर हमेशा लिया जाता है भैया, कॉलम वेक्टर। जब लेमडा का वैल्यू अपने पास में 6 है, लेमडा का वैल्यू जब हमारे पास में 6 है, तो मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे पहले, ए माइनस में लेमडा आई इंटू एक्स, एक्स ही हमारा वेक्टर बनता है। ए माइनस लेमडा आई का मतलब हुआ कि लेमडा की जगह 6 लिखोगे, तो ए माइनस 6 आई, 6 आई का मतलब ए में डायगोनल में 6 घटा दोगे। जी सर, यहाँ हमारे पास में आ चुका है 5x माइनस में 2y बराबर 0, एक ही इक्वेशन होगा क्योंकि दोनों सेम ही इक्वेशन बना के दे देगा। यहाँ से लिख सकते हो 2y बराबर में माइनस 5x, हमने x बराबर मान लिया t है, इसका मतलब कह सकते हैं 2y माइनस 5t बराबर में, तो 2y माइनस 5t है, 2y बराबर में माइनस 5t है, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5/2t। x हो गया अपने पास में, x हो गया अपने पास, t अगर होगा x तो y हो जाएगा ये, या फिर t के जगह पर अगर मान लो आपने 2 पुट कर दिया है तो ये निकल जाएगा। t कोई भी पैरामीटर हो सकता है, कोई भी नंबर रख सकते हैं। फ्रैक्शन आ चुका है तो ठीक करने के लिए वैसा नंबर ले लो जो इसका फ्रैक्शन खत्म कर दे। सिमिलरली अगर हम चलेंगे इसमें, तो सिमिलरली लेमडा का वैल्यू जब -1 होगा तो सेम प्रोसीजर लेके चलेंगे। लेमडा का वैल्यू -1 होगा तो y बराबर x मिल जाएगा, x को आप t मान लीजिएगा, तो हमारे पास x बराबर जाएगा टी टी का मतलब t की जगह 1 लगा दो, 0 मत रखना बस। ये आइजन वैल्यू आपको आइजन वेक्टर पता चल चुका है। अब है सर 11 का ए, कहता है इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड प्रूव दैट द इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस। ये देखो फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन, फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन है ये। इनर प्रोडक्ट का डिफिनेशन होता है कि एल एफ अगर लीनियर स्पेस है, जहां पर एफ क्या है, फील्ड है किसका, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का, देन द इनर प्रोडक्ट ऑन एल इज ए मैपिंग, एक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, इनर प्रोडक्ट एक ऐसा फंक्शन होता है जो एल क्रॉस एल टू फील्ड एफ पर या स्केलर्स पर डिफाइन करता है। फॉर ईच ऑर्डर पेयर वेक्टर एक्स वाई इन एल, द स्केलर एक्स वाई इन एफ सच दैट एक्स वाई का कंजुगेट बराबर वाई एक्स हो, उसके बाद अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई इंटू जेड होगा। ये जो इनर छोटा ब्रैकेट में लिखा था उसको इनर प्रोडक्ट पढ़ते हैं हम लोग, इनर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, इंटू भी पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बाहर आ जाएगा और एक्स जेड बन जाएगा, बीटा बाहर आएगा, वाई जेड बन जाएगा। तीसरा कंडीशन है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट जो है 0 हो, दोनों में से कोई एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या 0 होगा, तो अगर 0 होगा तो एक्स बराबर में 0 होगा। ठीक है भाई, एक्स बाई एफ का मेंबर, एक्स वाई जेड एल का मेंबर होगा, अल्फा बीटा यहाँ पर स्केलर्स होगा। लीनियर स्पेस एल इज सेड टू बी, तभी लीनियर स्पेस एल को इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन इट। मतलब ये सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा एल, तो उस केस में एल कहलाएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस का पूरा डिफिनेशन। अब आपको यहाँ पर से एल, अब सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, तो एल मान लिया हमने क्या चीज़ है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो हमें प्रूफ करना है कि एल जो होगा वो नॉन लीनियर स्पेस होगा। नॉन लीनियर स्पेस के लिए 3 कंडीशन वेरीफाई करना होता है, n1 n2 n3 और n4, सॉरी 4 कंडीशन, n1 n2, हाँ 4 कंडीशन वेरीफाई करना होता है, n1 n2 n3 और n4। n1 वाला कंडीशन क्या है कि सर नॉर्म का वैल्यू जो है, नॉर्म का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, प्रूफ करना होता है। नॉर्म एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, हाँ हाँ, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है एक्स इंटू एक्स। ये जो एल है, एक्स डिफाइन करता है, एक्स बिलोंग्स करता है एल से, तो नॉर्म का डिफिनीशन ये है, ये नॉर्म का डिफिनीशन है, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स इंटू एक्स। तो नॉर्म का स्क्वायर बराबर एक्स इंटू एक्स है, आपने कहा है डिफिनीशन में अभी एक्स इंटू एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब नॉर्म का वैल्यू 0 से, नॉर्म का स्क्वायर 0 से बराबर होगा तो नॉर्म 0 से बड़ा होगा। पहला कंडीशन हो गया अपने पास सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन होता है कि नॉर्म 0 है तो एक्स 0 होगा, नॉर्म का स्क्वायर 0 कर दो, नॉर्म का स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स लिखोगे, जब एक्स इंटू एक्स का प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब एक्स 0 होता है, इसके तीसरे कंडीशन से। उसके बाद चलेंगे सर अल्फा इंटू एक्स का, अल्फा इंटू एक्स अगर नॉर्म में होगा तो अल्फा बाहर आएगा मॉडुलस के साथ, एक्स नॉर्म में रह जाएगा, स्क्वायर कर दिया तो तोड़ दिया 2 पार्ट में इसको, एक्स स्क्वायर है इसका मतलब क्या चीज, इसका इनर प्रोडक्ट इसी के साथ लिखोगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर पहला वाला में, शुरू वाला में स्केलर है लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, तो स्केलर बाहर आएगा, लेकिन बाद वाला में स्केलर होगा तो कंजुगेट के साथ बाहर आएगा, इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। अल्फा बाहर कर दिया, एक्स इंटू एक्स कंजुगेट अल्फा हो गया, उसके बाद इस अल्फा को बाहर करेंगे तो कंजुगेट लेके आएगा, तो ये हो जाएगा मॉडुलस का स्क्वायर, नॉर्म एक्स का स्क्वायर, इसका दोनों तरफ से हटा दोगे,
मॉडुलस ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म एक्स बन जाएगा। तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। चौथा कंडीशन में चलेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होगा, तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग। पहले एक्स को तोड़ेंगे, ये इसके साथ एक्स एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, फिर ये दो पार्ट में खुलेगा, एक्स एक्स और एक्स वाई, उसके बाद वाई एक्स और वाई वाई। यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स के नॉर्म का स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई के नॉर्म का स्क्वायर। इसको हम उल्टा कर लेंगे, उल्टा का मतलब कंजुगेट लग जाएगा। अब कंजुगेट का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ जोड़ते हैं, इसका मतलब वो क्या बन जाता है सर, 2 इंटू रियल पार्ट। और रियल पार्ट ऑलवेज जो होता है खुद के मॉडुलस से छोटा बराबर होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट उसके मॉडुलस से लेस देन इक्वल टू होता है। लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दो, मॉडुलस से लेस देन इक्वल टू होगा। कुछ स्वार्ज इनइक्वलिटी कहते हैं हमें क्या, कि अगर ये मॉडुलस है इनर प्रोडक्ट का, तो उस केस में लेस देन इक्वल टू के साथ लिख सकते हो नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। इनर प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी यानी एक्स और वाई का मॉडुलस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। तो भैया इसका मतलब ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों तरफ से खत्म करिए, एक्स वाई का प्लस का नॉर्म जो होगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, एंड 4 सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ये नॉन लीनियर स्पेस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का बी है सर, कंस्ट्रक्ट ए बैनेक स्पेस विच इज नॉट हिल्बर्ट स्पेस। बैनेक स्पेस बनाओ जो हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका 19 का पी बाई क्यू मिल जाएगा, 19 का पी बाई क्यू मिल जाएगा, 11 का बी, 19 का 11 का बी और 21 का 11 का बी सेम है। 12 के ए में कहता है कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल के कंसेप्ट को डिफाइन कीजिए, सब मॉड्यूल के कंसेप्ट को डिफाइन कीजिए और उसके ऊपर एग्जांपल दिया। मॉडुलस का डिफिनीशन देना है, बस मॉड्यूल का डिफिनीशन देना है और सब मॉड्यूल का, बात खत्म। मॉड्यूल क्या होता है सर, मॉड्यूल का डिफिनीशन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ए नॉन एम्प्टी सेट एम इज सेड टू बी मॉड्यूल ओवर द रिंग आर, या आर मॉड्यूल बोलते हैं, इफ एम इज आबिलियन, एम आबिलियन ग्रुप हो अंडर द ऑपरेशन एडिशन, मतलब एम एडिशन के रिस्पेक्ट में आबिलियन ग्रुप हो, और एक्स आर अगर आर से बिलोंग्स करता हो, एम एम से बिलोंग्स करता हो, तो उस केस में आर इंटू एम जो होगा यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो किससे, एम से, सब्जेक्ट टू दीज कंडीशन आर इंटू ए प्लस बी बराबर आर ए प्लस आर बी, उसके आर प्लस एस इंटू ए बराबर आर ए प्लस में एस ए, आर इंटू एस ए बराबर आर एस इंटू ए। ए बी जो है एम का मेंबर है, आर एस जो है आर का मेंबर है, इस सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब एम जो है वो एबिलियन ग्रुप हो और उसके बाद इस सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता होगा, तो एम बन जाएगा मॉड्यूल। द पॉलिनोमियल ओवर द एनी कम्यूटेटिव रिंग आर फॉर्म ए मॉड्यूल, यानी कि इसका एग्जांपल ये हो गया कि पॉलिनोमियल ओवर एनी कम्यूटेटिव रिंग इज एन मॉड्यूल। तो आपको प्रूफ नहीं करना, बस एग्जांपल लेके छोड़ देना है। सब मॉड्यूल क्या होता है सर, एस अगर सबसेट हो किसका सर, आर मॉड्यूल एम का, मतलब एम का सबसेट है आर एस, तो वो कहलाएगा सब मॉड्यूल। अगर एस क्या हो जाए सर, एस एडिटिव सब ग्रुप हो जाए एम का, और आर ए और ए आर बिलोंग्स, आर अगर बिलोंग्स करता है ए से और ए बिलोंग्स करता है एस से, तो आर ए जो है वो एस का मेंबर हो। इसका मतलब एडिटिव सब ग्रुप का मतलब क्या होता है, ए और बी अगर बिलोंग्स करता हो किससे, एस से, तो उस केस में ए माइनस बी एस का मेंबर हो, चाहे ए प्लस बी एस का मेंबर हो, माइनस बी जो है एस से बिलोंग्स करता है, तो उस केस में कहलाता है ये एडिटिव सब ग्रुप। तो एडिटिव सब ग्रुप होगा एस और आर का मेंबर और एस का मेंबर का प्रोडक्ट एस में बिलोंग्स करता हो, तो सब मॉड्यूल कहलाता है। 12 के बी में कहता है प्रूव दैट एवरी आबिलियन ग्रुप जी इज मॉड्यूल ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स। हमें प्रूफ करना है कि जो भी आबिलियन ग्रुप होता है वो सब क्या होता है, वो सब मॉड्यूल होता है रिंग आर के ऊपर में, वो सब क्या होता है सर, मॉड्यूल्स होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां पर जी जो हमने मान लिया आबिलियन ग्रुप है और जीरो जो है उसका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो फॉर एनी इंटीजर n a बिलोंग्स टू g, वी डिफाइंड एन ए एज फॉलोज, मतलब
एन ए, सब मॉड्यूल्स का जो कंडीशन होता है कि एन ए के साथ क्या क्या होना चाहिए सर, कि n इंटू यहाँ पर जो डिफिनेशन आपने लिखा है इस पीछे वाले क्वेश्चन में, वही चीज वेरीफाई करना है। अगर आपको n इंटू ए प्लस बी होगा तो एन ए प्लस एन बी होगा, और r प्लस एस इंटू ए होगा, r प्लस आर ए प्लस में एस ए होगा, और r इंटू एस ए बराबर आर एस इंटू ए होगा। ये चीजें इसमें वेरीफाई करना है। n जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उस केस में एन ए का मतलब होता है a प्लस ए n टाइम्स, और n अगर जीरो हो जाएगा तो n की जगह जीरो पुट करोगे तो जीरो बन जाएगा, तो जीरो इंटू ए जो है अपने पास में जीरो आ रहा है, यहाँ पर जीरो लगा दोगे तो जीरो इंटू जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो पे ये जीरो दे रहा है रिजल्ट। अगर निगेटिव होगा तो n हमने मान लिया कि माइनस एम है, m जहाँ पर पॉजिटिव है, n बराबर लिख सकते हैं, n ए बराबर लिख सकते हैं माइनस एम इंटू ए, तो माइनस बाहर आ गया। इसका मतलब निगेटिव जब होगा यहाँ पर निगेटिव जब होगा तो माइनस को बाहर कर सकते हो, यानी कि माइनस एम ए बराबर में m इंटू माइनस ए लिखा जा सकता है। अब इसके हेल्प से आपको ये तीन कंडीशन वेरीफाई करना है, m इंटू ए प्लस बी बराबर एम ए प्लस एम बी, एम प्लस एन इंटू ए बराबर एम ए प्लस एन ए, और एम एन ए बराबर में कितना एम एन इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर m इंटू, अब सारे कंडीशंस को इसके हेल्प से प्रूफ करेंगे। m इंटू ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी एम टाइम्स, अभी आपने लिखा है यहाँ पर, है ना, एन ए का मतलब होता है ए को एन टाइम्स जोड़ना है, तो एम इंटू ए प्लस बी का मतलब हो गया ए प्लस बी को एम टाइम्स जोड़ो, सारे ए को एम टर्म्स तक जोड़ लो और सारे बी को एम टर्म्स तक जोड़ लिया, सभी ए और बी को अलग अलग कर दिया, एम ए प्लस एम बी बन गया, पहला कंडीशन वेरीफाई हो गया। एम इंटू ए प्लस बी होगा, यहाँ पर एम अगर जीरो है इसका मतलब बन जाएगा जीरो इंटू ए प्लस बी, यानी कि जीरो इंटू ए प्लस जीरो इंटू बी लिख सकते हैं, मतलब जब m जीरो है, m यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है तो आपने ब्रेक करके दिखा दिया, जीरो है तब भी ब्रेक हो रहा है। अगर निगेटिव है तो m बराबर माइनस क्यू ले लिया, क्यू पॉजिटिव है जहाँ पर, तो m के जगह पर माइनस क्यू डाल दिए, अब माइनस अंदर चल जाएगा, अभी जस्ट हमने बात करा था माइनस अंदर चल गया तो माइनस ए माइनस बी हो गया, क्यू से मल्टीप्लाई तो क्यू माइनस ए हो जाएगा, क्यू इंटू माइनस ए हो जाएगा, क्यू इंटू माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस इन क्यू इंटू ए माइनस क्यू इंटू बी है, तो यह से बन गया अपने पास में एम ए प्लस एम बी। सिमिलरली हम यहाँ से प्रूफ कर लेंगे सेकंड और थर्ड को, सिमिलरली लिख देना, काम हो गया, सारे कंडीशंस को वेरीफाई कर लिया है, इसीलिए जी जो है मॉड्यूल ओवर रिंग ऑफ इंटीजर्स होता है। ठीक, इसी के साथ आपका जो है पी बाई क्यू 2021 का कंप्लीट होता है, पी बाई क्यू 2021 का कंप्लीट होता है, पी बाई क्यू 2021 का, पी बाई क्यू जो है 2021 का कंप्लीट होता है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर बताते चलूं, आप लोग जो है सो सिर्फ कमेंट कर देते हैं कि सर पी बाई क्यू पी बाई क्यू पी बाई क्यू, एक दिन में एक ही वीडियो दीजिएगा तो कैसे होगा, एक दिन में जो है सो दो वीडियो दीजिए, तीन वीडियो दीजिए। भाई मेरे पास भी तो उतना समय होना चाहिए, और भी बैचेज तो हमारे चलते हैं, सेमेस्टर 1 का बैच चलता है, सेमेस्टर 1 में 2 कोर्स चलता है MJC MIC, सेमेस्टर 4 का बैच चलता है उसमें 2 कोर्स चलता है MJC MIC, उसके बाद 12th का कोर्स 12th का बैच चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, 2 बैचेज चलती है ऑफलाइन में, 2 बैच ऑनलाइन में चलता है, एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम भैया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद भी हमें सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, कौन सा काम कौन सा ऑपरेटर कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट किसका, मतलब सारा मैनेजमेंट भी हमको देखना होता है मेरे भाई। तो चीज़ें हमारे पास समय भी तो बचना चाहिए। आप कमेंट कर देते बस, आपको क्या है 2 लाइन लिखने में क्या जाता है, एक दिन में 2 वीडियो दे दीजिए, एक दिन में 4 वीडियो दीजिए। आप भी खुद से भी तो किसी एक ईयर का PYQ लगा लीजिए, खुद से भी तो तैयार कर लीजिए PYQ, वो तो करेंगे नहीं, सिर्फ कमेंट कर देंगे। भाई मेरे पास भी समय का थोड़ा अभाव रहता है, बहुत मुश्किल से हम समय निकाल पाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, PYQ का वीडियो बनाने को भी इतना एट रैंडम अगर आप चाहेंगे अभी का अभी चाहिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब मैं मान लो किसी बैच को मैं स्टे लगा 2 दिन 4 दिन के लिए, तो उस बैच के बच्चे दुखी हो जाते हैं, सर हम लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं। एक दिन वीडियो लेक्चर अगर हम किसी बैच में नहीं दे, या लाइव क्लास किसी बैच में अगर नहीं ले, तो वो बच्चे 10 कमेंट कर देते 10 बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर हम लोग को तो पढ़ाई नहीं है, सिर्फ पैसा ले लिए हैं, पढ़ाई नहीं है। तो भैया हमारे साथ ही मजबूरी है, हमारे पास 24 घंटा का ही समय होता है, उसी में सारी चीज़ें करनी होती है।
आपको तो कुछ नहीं है भैया, आप साल भर तो पूरा आराम कर रहे थे, अब एग्जाम का टाइम आया था पी वाई क्यू हल्ला कर रहे हैं। साल भर से आप खुद अगर खुद भी थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करते, अगर मान लीजिए वीक में अगर 4 क्वेश्चन ही बनाते, तो आज तक में आपको 10 साल या 15 साल का पी वाई क्यू आपका तैयार हो गया होता। तो आप अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं, बस कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट कर देने से काम नहीं होता है। यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर बताया आधा क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो 8 क्वेश्चन मैंने करवाया है, 1 घंटा 10 मिनट लगा हमको लगभग कराने में, जबकि सॉल्यूशन करा हुआ है। तो टाइम कंज्यूम होता है बनाने में वीडियो, टाइम लगता है बनाने में, और आप लोग वीडियो को देखते भी नहीं है, व्यू भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, बस अपना काम हो गया, पी आ गया है कि इसका कर लो, हो गया, बात खत्म। पहली बात तो डिमोटिवेशन मिल जाता है यहाँ से, वीडियोज के व्यूज पे और शेयर पे, सबसे पहला डिमोटिवेशन वहां से मिल जाता है। दूसरी बात ये भी सोचता हूँ कि बच्चे लोग कुछ करते नहीं, खुद से कुछ नहीं करते हैं। एक दिन वीडियो अगर गैप हो जाए, या अगर हम थोड़ा सा एक वीडियो में कम क्वेश्चन बता दिए, उसके लिए भी कमेंट करेंगे। भाई सारी चीज के जिम्मेवार हम ही तो नहीं है, आप भी तो रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज के, आप भी तो बीएससी के स्टूडेंट है, आपका तो क्लास की पढ़ाई चल रही है, आप भी तो खुद भी तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने आप को थोड़ा साबित तो कीजिए कि हम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। ये सब करेंगे नहीं, बस एक छोटा सा कमेंट कर देंगे, और कमेंट के रिप्लाई में हम बोल देंगे भैया थोड़ा बहुत खुद से पढ़ लो। ना 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 सर, आप बताते तो अच्छे से समझ में आता है। दिस इज बैड हैबिट यार। टीचर का काम होता है पढ़ाना। अब मैं पढ़ा भी रहा हूं, मैं ही क्वेश्चन का पी वाई क्यू भी मैं ही बता रहा हूं, तो आप कर क्या रहे हो? आपने कभी पूछा अपने मन से, अपने दिमाग से कि आप क्या कर रहे हो? जब सारे काम टीचर ही कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नथिंग। फिर आप क्यों पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स ऑनर्स? आप क्यों डिग्री ले रहे हो? आपको डिग्री लेने का कोई राइट ही नहीं है। प्रभु इतना हम कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीजें आप अपने से भी कीजिए। अभी के समय में बुक्स है, इंटरनेट है, इंटरनेट में दुनिया जहान है, गूगल है, यूट्यूब है, अगरम बगरम है, फ्रेंड सर्किल है, बहुत सारा बुक्स है, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी अवेलेबल है। खुद से भी तो एफर्ट लगाइए, खुद से भी तो ताकत लगाइए। जीवन भर टीचर के सहारे ही रहिएगा कि भैया सारा पढ़ाई तुम ही करवाओ, क्वेश्चन पी वाई क्यू तुम ही बनाओ, क्वेश्चन बैंक तुम ही करवाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम ही बताओ। तो आप क्या कर रहे हो? आप कर क्या रहे हो? इसका जवाब मुझे कमेंट में देना। फिलहाल इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।